4 मई 2026। ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं था, ये भारत के सत्ता संतुलन में आया एक ऐसा भूचाल था जिसने नई दिल्ली तक की नींव हिला दी। एक ऐसा बदलाव जो सतह पर अचानक दिखा, लेकिन जिसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। 294 विधानसभा सीटें। दशकों से इस पूरे क्षेत्र को किसी भी नई राजनीतिक ताकत के लिए पूरी तरह से अभेद्य माना जाता था। एक ऐसा किला जहां सिस्टम की जड़ें बहुत गहरी थीं। फिर अचानक एक आंकड़ा सामने आता है, 200 से ज्यादा सीटें। एक ऐसी ऐतिहासिक जीत जिसने हर पुराने राजनीतिक विश्लेषक के गणित को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। और दूसरी तरफ पिछले 15 सालों से सत्ता पर पूरी पकड़ रखने वाली ताकत 80 सीटों के नीचे सिमट गई। बाकी पुराने दलों का पूरी तरह से सफाया हो गया। ये केवल एक सरकार का गिरना नहीं है, ये एक पूरे के पूरे स्थापित इकोसिस्टम का अचानक ढह जाना है। यहाँ एक बहुत गहरा रणनीतिक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक लहर थी जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगी, या फिर इस पूरे राज्य के राजनीतिक डीएनए को हमेशा के लिए रीवायर कर दिया गया है? नतीजों के तुरंत बाद मशीनरी के हाईजैक होने और टैंपरिंग के आरोप लगने लगे। सतह पर यह एक आसान सा जवाब लगता है, लेकिन जब हम डेटा और ग्राउंड रिपोर्ट्स की परतों को हटाते हैं तो एक बिल्कुल अलग और बेहद खामोश रणनीतिक सच्चाई सामने आने लगती है। इस पूरी घटना की असल शुरुआत एक बहुत ही शांत ब्यूरोक्रेटिक कदम से होती है, इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 2025 और 26 के बीच वोटर लिस्ट से लाखों मृत और शिफ्ट हो चुके नामों को पूरी तरह साफ कर दिया गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि ग्राउंड पर मौजूद जो लोकल सिंडिकेट्स दशकों से इन फर्जी वोटों के दम पर सत्ता कंट्रोल कर रहे थे, उनका पूरा नेटवर्क एक झटके में न्यूट्रलाइज हो गया। जमीनी रणनीतिकारों का साफ मानना है कि 100 से ज्यादा सीटों का स्विंग सिर्फ किसी मशीन की खामी से नहीं लाया जा सकता। इतनी बड़ी हार का सीधा सा अर्थ है कि 15 साल पुरानी एक बेहद मजबूत मशीनरी को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ा गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इसी डीप इंस्टीट्यूशनल वॉरफेयर की तरफ इशारा करती हैं। विरोधी खेमे ने सत्ताधारी पार्टी के निचले स्तर की थकान को पहचाना और जमीनी कमिटियों में एक बेहद खामोश घुसपैठ शुरू कर दी। ऊपर बैठे नेताओं को भनक लगने से बहुत पहले ही चुनाव के दिन के लिए एक सर्जिकल स्विंग की तैयारी पूरी हो चुकी थी। इस अंडरग्राउंड रणनीति ने सिंडिकेट्स के मार्जिन को हमेशा के लिए मिटा तो दिया, लेकिन कोई भी रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक सिर्फ कागजों पर काम नहीं करता। इसे सफल होने के लिए एक ऐसी जनता की जरूरत थी जिसके अंदर व्यवस्था को लेकर एक बहुत गहरा उबाल आ चुका हो। सवाल ये है कि आखिर आम इंसान इस हद तक पहुंचा कैसे? किस एक चीज ने उन्हें एक ऐसे सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने पर मजबूर कर दिया जिसे वो खुद पिछले 1.5 दशक से अपना रहे थे? इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं है, ये कानून और व्यवस्था के पूरी तरह से चरमरा जाने का एक चेन रिएक्शन था। आरजी का मेडिकल केस, संदेश खाली का सिस्टमैटिक शोषण, हर स्तर पर जबरन वसूली का कल्चर और एक के बाद एक सामने आते बड़े घोटाले, इन सब ने मिलकर उस सबसे बड़े और लॉयल वोट बैंक के भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया जो कभी इस सत्ता की सबसे मजबूत ढाल हुआ करता था, और वो थीं महिलाएं। सुरक्षा के इस संकट के ठीक समानांतर अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही थी। राज्य का कर्ज बेतहाशा बढ़ चुका था, जबकि इंडस्ट्रियल आउटपुट लगभग गायब था। इस दोहरी मार ने युवाओं और मिडिल क्लास को उस किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। आर्थिक आंकड़े इस हताशा की एक बहुत साफ तस्वीर पेश करते हैं। ठीक बगल में पड़ोसी राज्य असम 12% की रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज कर रहा था। वहां नए हाईवेज बन रहे थे, इंडस्ट्रीज आ रही थीं, जबकि इस तरफ ऐतिहासिक औसत मुश्किल से 4.5% पर अटका था। इस भारी आर्थिक विषमता ने खासकर बॉर्डर से लगे इलाकों की मानसिकता को बहुत गहराई से झकझोर दिया। जब बॉर्डर के उस पार तेज विकास दिखने लगता है तो प्राथमिकताएं अपने आप बदलने लगती हैं। अगर असम जैसे राज्य अपनी पहचान की राजनीति से बाहर निकलकर आर्थिक प्रगति कर सकते हैं तो ये क्षेत्र क्यों नहीं? जनता ने पहली बार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से ऊपर उठकर सीधे तौर पर अपने आर्थिक सर्वाइवल को चुनना शुरू कर दिया। और इसी सर्वाइवल की सोच ने ग्राउंड पर एक अभूतपूर्व माइक्रो इंजीनियरिंग को जन्म दिया। जो समुदाय ऐतिहासिक रूप से हमेशा अलग अलग खेमों में बटे हुए थे, चाहे वो मतुआ हों, राजवंशी हों या फिर शहरी मध्यम वर्ग, वो अचानक एक सिंगल बेहद मजबूत वोटिंग ब्लॉक में बदल गए।
इस नए एकीकरण ने विपक्ष के हर पुराने समीकरण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस सत्ता परिवर्तन की गंभीरता को समझने के लिए इस क्षेत्र का एक बहुत ही निर्मम राजनीतिक इतिहास देखना जरूरी है। यहाँ एक स्पष्ट पैटर्न मौजूद है। एक बार जो सिस्टम सत्ता से बाहर होता है वो पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। कांग्रेस के 20 साल हों, लेफ्ट के 34 साल और अब इस सत्ता के 15 साल। वापसी के रास्ते यहाँ ऐतिहासिक रूप से हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। और ये निर्मम सच्चाई आज ग्राउंड पर साफ दिखाई दे रही है। जमीनी स्तर के बाहुबलियों और सिंडिकेट्स की कोई वैचारिक वफादारी नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण सत्ता के पीछे चलते हैं। जैसे ही पावर सेंटर शिफ्ट हुआ, सरवाइव करने के लिए ये पूरे के पूरे अंडरग्राउंड नेटवर्क अब तेजी से नए सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक राज्य की सीमाओं के भीतर खत्म नहीं होती। यहीं से इस बदलाव का असली जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट शुरू होता है। एक राज्य का यह शिफ्ट नई दिल्ली के पूरे लेजिस्लेटिव भविष्य और राष्ट्रीय सत्ता के संतुलन को जड़ से बदल रहा है। इस विशिष्ट क्षेत्र पर रणनीतिक कंट्रोल का सीधा अर्थ है 42 बेहद अहम लोकसभा सीटों पर सीधा नियंत्रण। इसके साथ ही राज्यसभा के गणित में एक बहुत बड़ा और निर्णायक उछाल आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय स्तर पर अब तक मौजूद सबसे मजबूत और मुखर विपक्षी मोर्चे का पूरी तरह से ढह जाना। इस एक भू राजनीतिक बदलाव ने नेशनल पॉलिसी मेकिंग के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार को गिरा दिया है। जिन बड़े और संवेदनशील राष्ट्रीय एकीकरण बिलों को पहले संसद में भारी विरोध का सामना करना पड़ता था, अब उन्हें बिना किसी बड़ी रुकावट के पास कराने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। इस राजनीतिक एकीकरण का अगला चरण सीधा इकोनॉमी से जुड़ता है। दशकों से राजनीतिक टकराव के कारण रुके हुए क्षेत्र में अब केंद्र के साथ अलाइनमेंट होते ही फंड्स का एक निर्बाध प्रवाह शुरू होगा। नए हाईवेज, मॉडर्न पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के जरिए इस पूरे हिस्से को पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बनाने का खाका तैयार है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में असली खेल हमेशा पर्दों के पीछे चलता है। एनालिस्ट्स इस वक्त एक ऐसी छिपी हुई रणनीति को मॉनिटर कर रहे हैं जो अगर सफल हो गई तो इस नई सत्ता की जड़ों को दशकों तक कोई हिला नहीं पाएगा। अंदर खाने एक बहुत बड़े स्तर पर बैक चैनल बातचीत पहले ही शुरू हो चुकी है। इतिहास का एक बहुत बड़ा चक्र शायद यहीं आकर पूरा होने वाला है। जिस मेगा इंडस्ट्री को कभी भारी विरोध के कारण यहां से वापस लौटना पड़ा था, अब उसी को वापस लाने की ब्लूप्रिंट पर काम हो रहा है। इस क्षेत्र को पूर्वी भारत का नया गुजरात बनाने का ये मास्टर स्ट्रोक न सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ लेकर आएगा, बल्कि नई राजनीतिक सत्ता को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। तो अंत में एक बहुत ही गहरा और अनसुलझा सवाल बाकी रह जाता है। क्या मेगा इंडस्ट्रीज की ये संभावित वापसी वाकई इस क्षेत्र की पूरी जमीनी हकीकत को बदल देगी, या फिर वो पुराना डीप रूटेड सिंडिकेट सिस्टम जिसने सरवाइव करने के लिए सिर्फ अपना रंग बदला है, वो इस नए इकोसिस्टम को भी अंदर से खोखला कर देगा? ये एक ऐसा भू राजनीतिक दांव है जिसका अंतिम नतीजा इस पूरे देश की भावी दिशा तय करने वाला है।